Good morning, students. So today we are going to understand about the human health and diseases chapter. So you are going to understand about the basic concept of health. So the basic concept of health is that when the any human is functioning to the well of its physical, mental, and emotional well-being, that is called as health. So, this is the definition given by WHO. What is health? You can see in the screen I have shared. What is health? Health is a state of complete physical, mental, and social well being. Health increases productivity and ensures longevity. मीन्स हेल्दी अगर हम रहेंगे तो हमारी लंबी उम्र होगी. लॉन्जिटिविटी मतलब हमें लंबी उम्र मिलेगी और हमारी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी. मीन्स हम ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं. अब हम गुड हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस डाइट का ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन का, एक्सरसाइज का, अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, किस तरीके से बीमारियों को फैलने से रोकें और कैसे उसको बचाएं, प्रॉपर हम अपने वेस्ट को डिस्पोजल करें, अपने आसपास सफाई रखें, मच्छरों को पैदा ना होने दें, मक्खी मच्छरों को ना बढ़ने दें, वेक्टर्स होते हैं ये, और वैक्सीनेशन. ठीक है, तो कोई भी बीमारी के लिए वैक्सीन डेवलप करानी. वाई डू डिजीजेस आकर, डिजीजेस क्यों होती हैं, तो मेनली इसके 3 रीजन हो सकते हैं. जेनेटिक रीजन, कोई भी बीमारी अगर आपको जेनेटिकली है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो वो उसकी डिजीज का कारण बनता है. इन्फेक्शन मीन्स कोई भी माइक्रोब्स अगर आपके बॉडी में आ गए हैं तो दैट इज इन्फेक्शंस. सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक इनएक्टिव लाइफस्टाइल में रहते हो, ज़्यादा काम नहीं करते हो, जंक फूड खाते हो, अल्कोहल ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो देन वी गेट डिजीजेस. देन पैथोजेनिक डिजीजेस का बात कही गई है कि ऐसी डिजीजेस जो माइक्रोब्स के फैलने से होती हैं उन्हें पैथोजेनिक डिजीजेस कहते हैं, और जो माइक्रोब्स डिजीजेस करते हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं. बैक्टीरियल डिजीजेस का एग्जाम्पल दिया है, 2 बैक्टीरियल डिजीज का, टाइफॉइड और निमोनिया. टाइफॉइड में पैथोजन टाइप का नाम दिया है सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया, ये टाइफॉइड बीमारी करता है. स्प्रेड कैसे होता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से. साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये इंटेस्टाइन्स को इन्फेक्ट करता है. सिम्टम्स, इसमें तेज बुखार होता है, पेट में दर्द होता है और सिर में दर्द होता है. खाना पीना, ज़्यादा भूख नहीं लगती, कब्ज भी रहती है, इंटेस्टाइन के अंदर छाले हो जाते हैं, एंड बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में इंटेस्टाइन के अंदर छाले हो जाते हैं. कंफर्मेटरी टेस्ट, इसका विडाल टेस्ट नाम के टेस्ट से इसे कंफर्म किया जाता है. निमोनिया, निमोनिया आपकी सांस लेने के में आती है, इसमें प्रॉब्लम होती है निमोनिया के पेशेंट को. और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अगर लंग्स में इन्फेक्शन करता है, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, 2 बैक्टीरियाज के ग्रो होने से लंग्स में वहाँ लंग्स में पस बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी इम्यून सिस्टम के सेल्स उससे फाइट करेंगे, बैक्टीरिया को मारेंगे, तो जाहिर सी बात है, तो वो जब डेड होंगे तो वहाँ पर पस भर जाएगा, वहाँ लिक्विड भर जाएगा. तो जब हमारे फेफड़ों में पानी जैसा भरेगा और मवाद होगी, तो वहाँ पर क्या, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, हमें प्रॉपर सांस नहीं मिलेगी. तो यही कुछ ऐसा ही कुछ निमोनिया में होता है. स्प्रेड कैसे होगा, खांसने छींकने से या लोगों से अपने बर्तन शेयर करने से स्प्रेड हो जाता है. इन्फेक्शन की साइट क्या है, हमारे फेफड़ों की एल्वेलाई, उनमें इन्फेक्शन होता है. सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, फीवर आ रहा है, ठंड लग रही है, कभी कफ हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि निमोनिया है. नेल्स ग्रे दिख रहे हैं, तो ये आपका निमोनिया के सिम्टम्स है. प्रोटोजोन डिजीजेस, अब प्रोटोजोआ भी दूसरे पैथोजेंस है, इससे होने वाली बीमारियां मलेरिया, अमीबाइसिस है. मलेरिया प्लाज्मोडियम स्पीशीज से होता है. प्लाज्मोडियम की 3 स्पीशीज के नाम दे रहे हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया. वेक्टर, इसे फैलाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है जो प्लाज्मोडियम को फैलाता है, मलेरिया को फैलाता है, वो है फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो. सिम्टम्स इसके होते हैं, इसमें हाई फीवर आता है, कभी कभी लगकर बुखार आता है. एंड अमीबियासिस, ये नेक्स्ट प्रोटोजोन बीमारी है जो पैथोजन एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है. तो इसमें
वेक्टर क्या होता है? हाउस फ्लाई, मक्खियों से ये फैलता है और साफ सफाई रखने से हम इसे बचा सकते हैं। साफ सफाई रखने से हम कई सारी बीमारियों को बचा सकते हैं। देन आपका इन्फेक्शन इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। देन हमको एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें हमें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें लिखना भी है। तो दैट इज योर स्पॉट। So that spot you have to write. It is related to this only this chapter also. So you have to write that spot in your file. जो आपने ब्लास्टुला का स्पॉट लिखा है दैट इज ऑल्सो अ स्पॉट। उसके बाद जो आपका स्पॉट आता है दैट इज योर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। आज हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, तो क्योंकि वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। So just I am sharing that file with you. I have shared it in your group. You can see, and I am sharing it here also. It's on my email. So just a minute. Then प्लाज्मोडियम के का स्पॉट है। एक स्लाइड आपको दी जाएगी जिसमें प्लाज्मोडियम ह्यूमन ब्लड स्मीयर होगा, जिसमें आरबीसी के अंदर आपको प्लाज्मोडियम का स्टेजेस दिखेंगी। अलग अलग स्टेजेस में वो कन्वर्ट होता है प्रोटोजोआ। जैसे जब वो लीवर में होता है तो स्पोरोजोइट स्टेज में तो एंटर करता है, ठीक है। इट इज इन द स्पोरोजोइट स्टेज इज द इन्फेक्शियस स्टेज and it enters the plasmodium enters in that stage, and then it goes into grows inside the liver. And also then this is I'm sharing with you. Yes, you can see disease causing organism का spot है ये। तो इसमें एम है आपको सेम ऐसे ही ये लिख देना है, आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिज्म एंड कमेंट ऑन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेस दैट दे कॉज। एस्करिस का सबसे पहला स्पॉट आता है। ये ग्राउंड वॉर्म से होने वाली बीमारी है जिसका राउंड वॉर्म का नाम है एस्करिस लुम्ब्रिकॉइडिस। तो दिस इज द फर्स्ट। हम आपको स्पेसिमन में एक बॉटल में जिसमें फॉर्मेलिन सोल्यूशन था उसमें राउंड वॉर्म होते हैं, तो उन राउंड वॉर्म को आपको दे देते हैं, हम नाम हम छुपा देते हैं। तो दैट इज वो टेबल पे रहता है, वो आपका क्वेश्चन नंबर स्पॉटिंग का क्वेश्चन बन के आता है। देन आप उस स्पॉट को पहचान कर कि ये एस्करिस लुम्ब्रिकॉइडिस, सबसे पहले आप उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखते हो एंड आपको 1 स्पॉट 1 मार्क का आता है बोर्ड में। तो एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में तो आप ऐसे ही लिखते हो। अगर मैंने आपको एस्करिस लुम्ब्रिकॉइडिस का स्पॉट दिया है तो आप उसको आइडेंटिफाई करके लिखोगे, आइडेंटिफिकेशन एस्करिस लुम्ब्रिकॉइडिस। फिर आप उसके कमेंट्स लिखोगे। यहाँ 4 कमेंट्स दिए हैं, इसमें से आप कोई से भी 2 कमेंट्स लिख सकते हो। इट इज इंटेस्टाइनल पैरासाइट दैट कॉजेज एस्करियासिस। बीमारी का नाम एस्करियासिस है। The egg of the parasite are excreted along with the feces of infected person with contaminated soil, water and plants. तो जब वेस्ट मटेरियल पास करता है पेशेंट, एस्करिस से ग्रसित पेशेंट अगर वेस्ट मटेरियल पास करता है तो उसमें ही उसके एग्स चले जाते हैं उस कीड़े के। और अगर उसने ओपन में डेफिकेशन किया है तो सॉइल, मिट्टी उसकी खराब हो जाएगी जहाँ पर वो वेस्ट एग्स आ जाएंगे। वेस्ट के साथ पानी अगर दूषित हो गया तो प्लांट्स, ऐसी फसल जो कि इस तरीके के खेत के आसपास हैं उनमें भी वो एग्स जा सकते हैं। तो इस तरीके से कंटेमिनेशन होता है। हेल्दी पर्सन को ये इन्फेक्शन कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स के थ्रू आ सकता है। पैरासाइट जो होते हैं वो शो करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये मतलब दोनों वॉर्म्स अलग होते हैं। मेल वॉर्म अलग छोटा होता है साइज में और उसकी जो टेल होती है वो कर्व्ड होती है, उसमें फिनाइल सीटे होते हैं। ये देखो डायग्राम आपको दिख रहा है। दिस इज मेल वॉर्म एस्करिस एंड एट द टेल इट हैज फिनाइल सीटे that helps in copulation, close association with the female so that it can pass the sperms. देन फीमेल लंबी होती है, उसकी टेल कर्व्ड नहीं होती है, ना ही उसमें पेनाइल सीटे होते हैं। तो इसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, जिसमें मेल एंड फीमेल
organisms are having different features, external characteristics, that they can be separated as different sexes. Then symptoms diseases के हैं कि internal bleeding होगी, muscular pain होगा, fever होगा, anemia होगा, blockage of the intestinal passage, intestine passage block हो जाएगी. Then आपका Entamoeba histolytica comments, it is a protozoan parasite in the large intestine of the human. तो Entamoeba histolytica सेकेंड स्पॉट के रूप में आ सकता है. इसकी स्लाइड दी जाती है. उसकी स्लाइड में आपको इन दोनों स्टेजेस में से कोई भी एक स्टेज आप देख सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है. प्रोफोजोइड फॉर्म और माइन्यूटा फॉर्म, किसी भी एक फॉर्म की आपकी स्लाइड लगाकर हम आपको दे देंगे. नाम आपका वहाँ पर हिडन होगा जिसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. And then आपको if you have identified correctly, then you have to write comments, any 2 comments, and you have to draw one diagram. So whichever diagram is you learning, you draw that diagram with correct labelings. So in the Entamoeba histolytica, it's a protozoan parasite, large intestine में it causes the infection, and the infection or disease called amoebiasis. अमीबिक डिसेंट्री भी इसे बोलते हैं. हाउस फ्लाई जो कि मैकेनिकल कैरियर होती हैं, ये इसको फैलाती हैं इस पैरासाइट को. ये भी वेस्ट मटेरियल के से अगर कोई खाना या फिर पानी कंटेमिनेट हो गया वेस्ट मटेरियल से किसी पेशेंट के, तो उसमें भी इसके सिस्ट आ जाएंगे अमीबा के, या फिर इन्फेक्शियस फॉर्म प्रोफोजोइड फॉर्म से इन्फेक्शन के थ्रू हो जाएगा. तो हमें खास ध्यान रखना है कि हमारा पानी और खाना अच्छे साफ बर्तन में और अच्छे से हैंडल करते हुए बनाया गया है. सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, कॉन्स्टिपेशन, पेट में अपच रहेगी, कब्ज रहेगी, एब्डोमिनल पेन रहेगा और मरोड़ उठेगी. क्रैम्प्स मतलब पेट में दर्द होगा. स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, ज़्यादा म्यूकस व ब्लड क्लॉट्स स्टूल में आएंगे. ये आपका एमीबियासिस के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं कि किसी को ये बीमारी है. देन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी हम पढ़ रहे थे, प्रोटोजोअन डिजीज है, प्रोटोजो पैरासाइट है, मलेरिया करता है नाम की बीमारी ये करता है. डिफरेंट स्पीशीज हैं, इसकी 3 स्पीशीज दे रखी हैं. ये बॉडी में स्पोरोजोइड स्टेज में आता है एनाफ्लीज मस्कीटो के काटने के थ्रू, एंड ये आरबीसी में बड़ा हो जाता है शेप में, राउंड और कंसर्नेटेड और ओवल और बिजार, अलग अलग शेप का ये दिखता है आरबीसी में. इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपको स्टेनिंग के अंदर दिखेंगे, रिंग्स फॉर्म में, स्टिरॉन फॉर्म में, गेमेटोसाइट फॉर्म में. आपको आरबीसी के अंदर ये स्टेजेस अगर दिख रही हैं स्लाइड में, तो आप ये बता सकते हो कि ये मलेरिया या प्लाज्मोडियम की स्लाइड है. ट्राइकोफाइटॉन ये आपकी फंगल बीमारी का स्पॉट है. दिस इज द 4th स्पॉट. ट्राइकोफाइटॉन इज अ फंगस विच कॉजेज रिंगवॉर्म, जो दाद खाद खुजली करती है. वन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, ये स्किन डिजीज है मैन में, एंड दे आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल. ये सॉइल से एक्वायर होती हैं. टावल क्लोथ्स किसी के यूज कर लिया हमने, तो उसको अगर कोई रिंग वॉर्म है तो हमें भी हो जाए. तो दिस काइंड ऑफ स्पॉट, और देन डायग्राम इज देयर. यू हैव टू ड्रॉ. इफ आई हैव गिवन यू स्लाइड, अगर मैंने आपको फंगस की स्लाइड दी है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म में, इस तरह के फिलामेंट्स आपको दिख रहे हैं, माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया आपको दिख रहे हैं, तो देन यू विल राइट द पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू दिस फंगस. आई होप दिस प्रैक्टिकल इज क्लियर टू यू नाउ. You will study about the, again we are coming back to the chapter after the discussion of the disease causing organisms. Then we are coming to life cycle of plasmodium. प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. प्लाज्मोडियम एनाफ्लीज मस्कीटो में होता है, और वो हेल्दी ह्यूमन को जब बाइट करता है, अगर प्लाज्मोडियम उसके अंदर है स्पोरोजोइड कंडीशन में, तो वो हेल्दी वाले के अंदर चला जाएगा. पैरासाइट मल्टीप्लाई होगा पहले लीवर सेल्स में, और फिर लीवर सेल्स को तोड़कर वो स्पोरोजोइड ब्लड में आ जाएगा, एंड देन ब्लड cells, it will multiply inside the blood cells by asexual reproduction. Bursting of RBCs, again it releases toxic substances called hemozoin. hemozoin नाम का substance वो release करेगा जिससे कि फीवर और चिल आता है. 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि which substance is responsible for fevers and chill. So hemozoin, HAEMOZOIN. Then आरबीसी के अंदर ही वो गैमेटोसाइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोजोइड, एंड देन डिजीज पर्सन
को अब बीमारी फैल चुकी है उस पर्सन के अंदर, अब दोबारा से अगर फीमेल एनाफिलिस मस्किटो से ब्लड मील लेती है तो वो गेमेटोसाइट स्टेज को ले लेती है। मच्छर अब अपने अंदर गेमेटोसाइट स्टेज को लेता है पेशेंट में से, और फिर फर्टिलाइजेशन मस्कीटो के इंटेस्टाइन्स के अंदर ही होता है, और वो फर्टिलाइजेशन के बाद वापस से स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी 3 मार्क या 5 मार्क क्वेश्चन में लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आपको पूछी जाती है, तो यू हैव टू लर्न। नाउ कमिंग टू इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी? द बॉडी की एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में आते हैं उनसे लड़ने की शक्ति को इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी दो तरीके की है, इनेट इम्यूनिटी एंड द एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी आपकी बाय बर्थ होती है, सबके अंदर एक जैसी होती है। 4 काइंड के इसमें बैरियर होते हैं। जो स्किन है, स्किन आपका सबसे बाहर का बैरियर है, जो कि सबसे पहला डिफेंस है। कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके अंदर आएगा तो वो स्किन को पेनिट्रेट करके ही आ सकता है। तो स्किन एक टफ बैरियर होता है, उसके अंदर काफी थिक लेयर है, तो वो किसी को भी अंदर नहीं आने देती। तो दैट इज फिजिकल बैरियर। आपके अंदर के इनर ऑर्गन्स भी लाइंड होते हैं एपिथेलियम से, तो वो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होते हैं, वो भी माइक्रोब्स को अंदर नहीं आने देते। फिजियोलॉजिकल बैरियर जो आपके पेट में एसिड बनता है, सलाइवा में, आपके माउथ में, और आंखों में से जो आंसू होते हैं उन सब में ऐसी इंजाइम्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं और साफ रखती हैं उन जगहों को। सेलुलर बैरियर्स आपके थर्ड बैरियर हैं, जो कि अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, फेगोसाइट्स हैं, जो माइक्रोब्स को ईट करके किल कर देते हैं। साइटोकाइन बैरियर कुछ ऐसे केमिकल्स, प्रोटीन, इंटरफेरॉन्स नाम याद रखना है कि वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ही रिलीज करते हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शंस को स्प्रेड होने से बाकी सेल्स में वायरस के अटैक को रोकती। तो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो बाकी सेल्स, इंटरफेरॉन्स, बाकी सारे सेल्स को एंटीवायरल स्टेट प्रोड्यूस करते हैं। एंटीवायरल स्टेट मीन्स यहाँ पर अब वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो सकता, इस तरह का एरिया वो बनाते इंटरफेरॉन्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी भी हम कहते हैं, दूसरी टाइप की इम्यूनिटी है। सिर्फ 2 टाइप की आपको इम्यूनिटी बताई, इनेट एंड एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। ये आपका किसी भी पैथोजन से आपकी बॉडी जब इनकाउंटर होती है तो आपके अंदर आ गया बाय चांस, माउथ के रूट के थ्रू या नोज के रूट के थ्रू आपने इनहेल कर लिया, या आपने कोई कंटेमिनेटेड कोई चीज़, इन्फेक्टेड चीज़ आपने इनगल्फ कर ली, तो इट कम्स इनसाइड योर बॉडी। नाउ हाउ द बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू इट, एंड बॉडी उसको किस तरीके से हैंडल कर रही है, कैसे उसको रोक रही है, उसको ग्रो नहीं होने दे रही है, या फिर उसको किल कर रही है। तो दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। जो फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट करता है पर्सन को तो हल्का फुल्का रिस्पॉन्स इन पर्सन देता है, जिसे प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, और उसमें बहुत टाइम भी लगता है। पर्सन के लिए बिल्कुल नया ऑर्गेनिज्म है, तो उसको अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इट विल टेक सम टाइम, and it will generate the immune cells to attack, and then so the person suffers with the low intensity immune response. Then the person is showing, sorry, low intensity immune response, so it takes time, क्योंकि पर्सन का इम्यूनिटी उस टाइम डेवलप हो रहा है। पर जब सेम पैथोजन अगर दोबारा आ जाता है, तो एक बार जो अभी फर्स्ट टाइम आया था वही पैथोजन अगर दोबारा आ जाता है, तो अब बॉडी तैयार होती है और उसके पास उस तरह के सेल्स होते हैं जो कि उस पहले वाले ऑर्गेनिज्म को हैंडल कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो अब जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, इंटेंसिफाइड होता है, स्पीड में होता है, और एकदम जल्दी से बीमारी खत्म हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम बीमार पड़े थे। Acquired immunity involves 2 types of cells, B lymphocytes and T lymphocyte। इसके अंदर 2 मेन सेल्स होते हैं जो acquired immunity का रोल प्ले करते हैं, B lymphocytes and T lymphocytes। B lymphocytes जो हैं वो प्रोटीन्स सिक्रीट करते हैं जिन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। तो पैथोजन के खिलाफ ये एंटीबॉडीज एक्ट करती हैं, पैथोजन्स को पकड़ती हैं,
H2L2 इसकी स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स होती हैं। और एंटीबॉडीज के टाइप्स भी दिए हुए हैं, IgA, IgM, IgE, दीज आर द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज का डायग्राम हम देख सकते हैं, जिससे और आप क्लियर हो जाओगे। एनसीईआरटी में एंटीबॉडी का डायग्राम आपको दिया हुआ है। यस सर, अभी तो आया। देन एंटीबॉडीज़ के आप डायग्राम देखते हैं, ये एंटीबॉडीज़ का डायग्राम है। तो पिंक कलर की जो चेन्स आपको दिखा रखी हैं, दीज आर द हैवी चेन्स, एंड दो ग्रीन कलर की जो चेन्स हैं दैट इज लाइट चेन। सो नाउ ये तो बी सेल्स की बात हो गई। एंटीबॉडीज इनको इनसे इन एंटीबॉडीज से पैथोजन को अटैक किया जाता है। पैथोजन को एंटीजन बाइंडिंग साइट, आप देख रहे हो कि जो कर्व बना हुआ है पिंक कलर और ग्रीन कलर का कर्व, ये आपका एंटीजन को पकड़ने के लिए कर्व है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। नाउ इधर भी इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये ग्रे कलर का एंटीजन इस एंटीजन बाइंडिंग साइट में फंसा हुआ है। इस तरीके से ये एंटीजन यानी बैक्टीरिया के कुछ प्रोटीन्स को, कुछ टॉक्सिन्स को ये दे कैन बाइंड and they can attach the bacteria surface proteins so that the bacteria gets killed, because ये एंटीबॉडीज कभी कभी वाइट ब्लड सेल्स के बी सेल्स के ऊपर तो हैं, और ये किलर सेल्स को भी एक्टिवेट करती हैं। ये आपकी फैगोसाइट्स को भी मींस फैगोसाइट्स के लिए भी इन पास ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो एंटीजन्स को मार सकते हैं। फैगोसाइट्स बिग ईटर्स कहलाते हैं। तो ये डायरेक्टली निगल लेते हैं उस पैथोजन को, उस बैक्टीरिया को डायरेक्टली इनगल्फ कर लेते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को इससे रिलेटेड है। आपको बी लिम्फोसाइट में हमेशा एंटीबॉडीज के बारे में लिखना है। ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करती हैं, मीन्स द दैट इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज फाउंड इनसाइड द ब्लड। तो जो एंटीबॉडीज हैं ब्लड में ही सिक्रीटेड है, ब्लड प्लाज्मा में रहती है। टी लिम्फोसाइट्स जो है दे हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये टी लिम्फोसाइट्स का काम होता है, ये बी सेल्स को हेल्प करते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें। दे जनरेट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये ज़्यादातर ग्राफ्ट रिजेक्शन या ट्रांसप्लांट, अगर किसी का ऑपरेशन हुआ, किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट किया है, किसी ने कोई और ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, तो उनमें जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी के ऊपर। तो वो आपको पता होना चाहिए। एक्टिव इम्यूनिटी इज दैट इम्यूनिटी विच इज नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या तो वो नेचुरली एक्वायर्ड आई हो, या तो वो किसी नेचुरली कैसे आएगी, अगर कोई पैथोजन हमारे अंदर आएगा और हमारी बॉडी उस पैथोजन को किल करने के लिए कुछ सेल्स डेवलप कराएगी या उन्हें तैयार करेगी, तो दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। देन ये इन्फेक्शन के थ्रू ही आती है। एंड पैसिव इम्यूनिटी जब हम ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज, जैसे कि अभी इन्फेक्शन कोविड के वक्त प्लाज्मा थेरेपी चल रही थी, तो उसमें भी पैसिव इम्यूनिटी मतलब रेडीमेड ऐसे पेशेंट जिनको कोविड हुआ था उनमें से उनके प्लाज्मा से एंटीबॉडीज निकालकर किसी नॉन इन्फेक्टेड या फिर रिस्की इंडिविजुअल को जिसको हो सकता है कोविड, उसमें डाली गई। तो इससे प्लाज्मा थेरेपी से इम्यूनिटी डेवलप। जब भी रेडीमेड एंटीबॉडीज की बात होगी और उससे इम्यूनिटी डेवलप करानी होगी तो पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। जैसे कि माँ के दूध में भी इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, तो कोलेस्ट्रॉम जो पहला गाढ़ा दूध होता है जो 6 महीने तक छोटे बच्चे को पिलाना होता है, उसमें भी एंटीबॉडीज होती हैं। तो इस तरह की रेडीमेड एंटीबॉडीज जब कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर आती हैं तो उससे डेवलप्ड इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो हाउ डज वैक्सीनेशन हेल्प? अब वैक्सीनेशन का रोल बताया यहाँ पे। वैक्सीनेशन क्या करती हैं? जो भी वैक्सीन के एक ऐसी सोल्यूशन होती है जिसके अंदर एक कम वी कैन से वीक पैथोजन होता है, इनएक्टिवेटेड पैथोजन होता है, ऐसा कीटाणु होता है जो बहुत ही निष्क्रिय है, बहुत ही कम उसका उससे डर है कि उससे इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि हमने उसका डीएनए खत्म कर दिया है, बट उसकी प्रोटीन्स वगैरह हमने सिर्फ छोड़ दिए हैं, उसके सरफेस के
स्ट्रक्चर छोड़ दिए हैं वैसे के वैसे, ताकि वो हमारे किसी को अगर वैक्सीन लगाएंगे तो उसके अंदर वो ग्रो ना हो, बट उससे लड़ने की एबिलिटी उस पर्सन के अंदर वो जनरेट करे। तो ये वैक्सीन होती है। वैक्सीन मेमोरी बी और टी सेल्स को बनाती हैं और वैक्सीन पर्सन को पैथोजन के अगेंस्ट लड़ने के लिए लायक बनाती है। नाउ प्रॉब्लम ऑफ इम्यून सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम नहीं है। किसी का अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में एक्टिवेट होता है तो उसे एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन, किसी भी एंटीजन के थ्रू वो एक्टिवेट हो रखा होगा, या तो घर में ज़्यादा धूल है, या कोई आपने फूल की खुशबू सूंघ ली, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके नोज़ के थ्रू इन आपके अंदर आ गई, या आपने खाना में कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे आपको एलर्जी है, तो उससे आप छींकने लगोगे या आंखों में आंसू आने लगेंगे, सांस नहीं आएगी, तो ये सब आपकी एलर्जी होती है। एलर्जी टेस्ट पर्सन का इंजेक्टेड स्मॉल डोज एलर्जन को डालकर आपका एलर्जी टेस्ट किया जाता है। एंटी हिस्टामिन्स, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं जिससे एलर्जी कम हो जाती है। ऑटोइम्यूनिटी, ये भी है इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है, इसमें बॉडी अपने खुद के सेल्स के लिए ही इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। तो ये जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से या कोई और अननोन रीजंस की वजह से ऑटोइम्यूनिटी होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ह्यूमन इम्यून सिस्टम में आपको वो ऑर्गन्स और वो सेल्स बता रखे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। सिस्टम है तो उसमें ऑर्गन्स और सेल्स होंगे। अब इसमें दो तरह के ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसमें बोन मैरो और थाइमस आता है, जहाँ पर बी सेल्स और टी सेल्स जनरेट होते हैं। तो बोन मैरो में बी सेल्स जनरेट होते हैं और यहाँ पे ये मैच्योर भी होते हैं, और थाइमस में और टी सेल्स बोन मैरो में ही बनते हैं और मैच्योर होने के लिए थाइमस में जाते हैं। और थाइमस आपका एक हार्ट के पास लोकेटेड ऑर्गन है। बोन मैरो आपकी हड्डियों के, लंबी हड्डियों के अंदर पाया जाता है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्चुअल इन्फेक्शन से, जहाँ पर एक्चुअली बी सेल्स और टी सेल्स जो डेवलप हुए थे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, वो आकर एक्ट करते हैं। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स साइट ऑफ एक्शंस हैं, कह सकते हैं। स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पैचेस, अपेंडिक्स, तो ये सब ऑर्गन्स आपके ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ पर बी और टी लिम्फोसाइट्स एक्शन कर रहे हैं। माल्ट, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ये आपका म्यूकस मेम्ब्रेन से 50% लिम्फॉइड टिश्यूज में ये अटैक करता है। एड्स और कैंसर, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ का है वो है एड्स और कैंसर। तो एड्स का वीडियो भी मैंने ग्रुप में शेयर किया था, और वो आपका प्रिवेंशन और सिर्फ अवेयरनेस के बारे में था, बट आपको थोड़ा डिटेल में, क्योंकि बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए HIV वायरस से एड्स होता है। एड्स एक सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम मीन्स इट इज़ अ कंडीशन जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया है कि उसको हर तरह की बीमारी लग रही है, और इट कैन नॉट इवन prevent a normal common cold. And now the normal diseases have become so much, we can say, severe diseases. Normal cold can become pneumonia. So this type of condition is AIDS. और फीवर है तो फीवर आता जाएगा बहुत ज़्यादा, कोई बीमारी है, निमोनिया हो जाएगी, टीबी हो जाएगी, उस पर्सन का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाएगा कि उसको तमाम बीमारियां हो जाएंगी। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि सिंड्रोम है, सेट ऑफ कंडीशंस उसके साथ हैं, और वो पेशेंट एड्स का हो गया। HIV पॉजिटिव और एड्स में यही फ़र्क है। HIV पॉजिटिव एक ऐसा पेशेंट है जिसमें HIV वायरस पाया गया है, और एड्स उसकी एंड स्टेज है कि जब उस पेशेंट के अंदर उसका इम्यूनिटी बहुत कम हो। ट्रांसमिशन ऑफ HIV ये 4 तरीके से हो सकता है। मदर से चाइल्ड को खराब ब्लड चढ़ाने से, जिसमें HIV पॉजिटिव ब्लड किसी को हमने चढ़ा दिया तो उसे HIV हो जाएगा। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, किसी को अगर HIV था, उससे हम उसकी नीडल से ही हमने खुद कोई ड्रग, किसी ने कोई ड्रग ले लिया, नीडल यूज़ कर ली, तो उसको भी थ्रू इन्फेक्शन हो जाएगा। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया तो उसको भी इन्फेक्शन। टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स,
मंथ 5 से 10 साल लग जाते हैं ऐसे सिम्टम्स को पता करने में। हाउ डज द वायरस एंटर्स? वायरस हमेशा बॉडी के अंदर आता है किसी भी इन 4 मोड से, एंड देन ये पर्सन के मैक्रोफेजेस के अंदर आता है सबसे पहले। ये एक तरह से WBCs होते हैं, मैक्रोफेजेस। देन वायरस रेप्लिकेट करता है और टी सेल्स के अंदर ये ज़्यादा रेप्लिकेट करता है, टी सेल्स को की पॉपुलेशन को कम करता जाता है। ये डायग्राम NCERT में भी है। यहाँ पे रेट्रोवायरस आ रहा है एनिमल सेल के अंदर, और रेट्रोवायरस अपना RNA यहाँ छोड़ रहा है। RNA जाकर पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से DNA में कन्वर्ट हो रहा है, DNA फिर होस्ट के जीनोम में पेस्ट हो रहा है, और वायरस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, नए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि उस सेल्स को बस्ट करके बाहर निकल रहे हैं, न्यू वायरसेस बाहर निकल रहे हैं। माइक्रोफेजेस जो कि टी लिम्फोसाइट्स वर्चुअली HIV की फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, उनमें HIV बढ़ता रहता है, वायरस बढ़ता रहता है। HIV देन टी हेल्पर सेल्स में रेप्लिकेट होता है। देन प्रोजेनीज बाकी नए टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करती हैं। टी लिम्फोसाइट्स का नंबर इसी वजह से कम होता जाता है। और डायग्नोसिस कैसे होती है? एलाइजा नाम का टेस्ट होता है, इंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसका फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, जो कि इसको HIV के वायरस को डिटेक्ट करता है। ट्रीटमेंट क्या है? कोई परमानेंट क्योर नहीं है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलती है बहुत लंबी, लाइफ टाइम चलती है पेशेंट के जब तक वो जिंदा है। इससे क्या होता है, थोड़ी उम्र उसको ज़्यादा मिल जाती है, कुछ साल और वो जी सकता है, पर HIV का अभी क्योर नहीं है, तो वो फाइनली डेथ उसकी हो जाती है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, इंश्योरिंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस, स्क्रीनिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक्स। प्रिवेंशन इस तरीके से हो सकती है, सिरिंजेस को तोड़ना चाहिए, हॉस्पिटल्स में एक बार यूज़ हुई सिंगल यूज़ करनी चाहिए, डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज़ करनी चाहिए, फेंक देने चाहिए, तोड़ देनी चाहिए, जला देनी चाहिए। ब्लड बैंक का ब्लड HIV के लिए स्क्रीन होना चाहिए। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स करना चाहिए अगर किसी के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, पार्टनर को भी और आपको दोनों को भी, किसी को HIV नहीं होना चाहिए। NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे NGOs चलाती है जिससे कि अवेयरनेस फैलाती है। कैंसर, नेक्स्ट टॉपिक कैंसर है। ये सेल्स के जेनेटिक ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सेल्स के अंदर एक रेगुलेशन, सेल डिवीजन पे रेगुलेशन खत्म हो जाता है। इट इज ड्यू टू द डेवलपमेंट, देयरफॉर कैंसर डेवलप्स। नॉर्मल सेल्स के अंदर एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रो करना बंद कर देते हैं जब दूसरे सेल्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, बट कैंसर सेल्स इस प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज हो जाती है। एज अ रिजल्ट कैंसर सेल्स बार ट्यूमर्स बना देते हैं। ट्यूमर्स दो तरीके के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर एक ही जगह रहता है, कहीं भी स्प्रेड नहीं होता। मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस के थ्रू सब जगह स्प्रेड हो जाता है। कॉजेज ऑफ कैंसर, कार्सिनोजेनिक, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। 3 एजेंट्स हो सकते हैं। ये रेज, इनके रेज की वजह से भी, DNA चेंज होने की वजह से कैंसर हो जाता है। ऑन्कोजेनिक कैंसर, कुछ वायरस, बायोलॉजिकल एजेंट्स, ये बायोलॉजिकल रीजन है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं अगर आपकी बॉडी में ये अटैक करते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में दे कैन कॉज कैंसर। एंड सेलुलर ऑन्कोजीन्स को, प्रोटो ऑन्कोजीन्स को सेलुलर ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स के सेलुलर ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होने की वजह से कैंसर होता है। डायग्नोसिस मतलब हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कैंसर है, तो बायोप्सी कर सकते हैं, कुछ कट करके उस पर्टिकुलर साइट पे जहाँ पे हमें लग रहा है, सस्पेक्ट है कि कैंसर है, उससे थोड़ा सा टिश्यू लेकर और उसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करते हैं, तो इस प्रोसेस को बायोप्सी कहते हैं। रेडियोग्राफी, CT स्कैन करते हैं। CT स्कैन करने से, MRI करने से आप कैंसर्स को देख सकते हो, इंटरनल कैंसर्स को। CT स्कैन 3D इमेजेस होती है इंटरनल ऑर्गन्स की, एंड जो एक्सरे के थ्रू आती हैं। MRI स्कैन पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी बताती हैं कि फंक्शन में क्या चेंज आया, वो सब भी MRIs बता सकते हैं, और ये कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। ट्रीटमेंट, 3 तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। रेडियोथेरेपी, यहाँ पे हम ट्यूमर सेल्स को रेज से एक्सपोज करते हैं, तो उन रेज से ट्यूमर सेल्स मर जाते हैं। कीमोथेरेपी, जहाँ पे हम ट्यूमर सेल्स को ऐसे केमिकल से एक्सपोज करते हैं जिससे कि वो मरते हैं। एंड साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कीमोथेरेपी के? बहुत सारा हेयर लॉस हो जाता है,
इनीमिया हो जाता है, खून की कमी। इम्यूनोथेरेपी, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज मॉडिफायर्स जैसे अल्फा इंटरफेरॉन्स, हम अल्फा इंटरफेरॉन्स ज़्यादा देते हैं जिससे कि वायरसेस से इन्फेक्शन ना हो, और ये अल्फा इंटरफेरॉन्स ट्यूमर भी कम करते हैं। कॉमनली अब्यूज ड्रग, लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का ह्यूमन हेल्थ का है ड्रग एंड ड्रग अब्यूज, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। तो उसमें 2-3 ड्रग्स के नाम दिए हैं। ओपियोइड्स जिसे हेरोइन भी कहते हैं, ये इसका सोर्स कौन से प्लांट से आता है? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स फ्रॉम पॉपी, पॉपी प्लांट के लेटेक्स के एसिटाइलेशन से बनता है हेरोइन। एंड कंज्यूम, ये नाक से इनहेल किया जाता है या इंजेक्शन से भी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टीज वाइट बिटर, कड़वा होता है, वाइट कलर का होता है, इसमें कोई सुगंध नहीं होती है। मोड ऑफ एक्शन, ये ओपियोइड रिसेप्टर को, दिमाग को ये वो कर देता है कंफ्यूज से, बिल्कुल। एंड दिमाग में ये प्रॉब्लम, मतलब दिमाग के केमिकल्स को ये चेंज करता है, और ये पेट में भी एक्ट करता है। इफेक्ट, इट इज़ अ डिप्रेसेंट, स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। ये इसका इफेक्ट क्या है? ये बॉडी के फंक्शन को स्लो करता है। कैनाबिनॉइड्स, ये भांग के बारे में है। ये भांग के पौधे का नाम कैनाबिस सटाइवा है, उससे लिया जाता है। और इन्हेलेशन, इसे भी सांस में भर के लिया जाता है, इनहेल्स। और ओरल, मुंह से भी लिया जा सकता है। मोड ऑफ एक्शन है माइंड ऑफ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, ब्रेन्स में ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर के से जोड़ा जाता है। इफेक्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, दिल की धड़कन को तेज करता है। कोकेन, कोकेन कोका प्लांट से, एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से, इनके नाम याद रखने आपके, कौन सा ड्रग कौन सी प्लांट से रिलीज हो रहा है। ये भी नाक से सांस में भर के लिया जाता है कोकेन। एंड ये दिमाग के डोपामीन रिसेप्टर्स के ट्रांसफर्स के बीच में प्रॉब्लम करता है। स्टिमुलेट्स सीएनएस, सेंस ऑफ यूफोरिया, ये भ्रम जाल फैलाता है, हमें नशा करता है, नशा दिलाता है। एक्सेसिव डोज में कोकेन। ड्रग नॉर्मली यूज एज मेडिसिन, जो ड्रग्स मेडिसिन के रूप में यूज होते हैं, बारबिटूरेट्स बोलते हैं, एम्फेटामाइंस बोलते हैं, बेंजोडाइजापीन्स कहते हैं, लेजरी कहते हैं। मेडिसिन में स्लीपिंग ड्रग्स के रूप में इलनेस, जो स्लीप डिसऑर्डर है उनको क्योर करने में काम आते हैं। मॉर्फिन, इट इज़ अ पेन किलर, ये पेन किलर है जो कि दर्द को रोकती है, सर्जरी में दी जाती है। किसी की सर्जरी हुई तो उसे बहुत दर्द होगा, तो उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है, इससे उसे दर्द नहीं होता। निकोटीन आपके टोबैको में होता है, जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं या तंबाकू को चबा कर खाते हैं, तो उनको पता है उसके अंदर कंटेंट, जो नशे का कंटेंट, नशीला कंटेंट है, वो निकोटीन है। ये एड्रिनल ग्लैंड्स को एड्रेनलिन निकालने के लिए काम करता है, तो और एक्साइटेड करता है। ये इफेक्ट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, दिल को तेज करता है, दिल की धड़कन को तेज करता है। स्मोकिंग ज़्यादा करने से जो फेफड़े होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। एल्वेलाइज की इलास्टिसिटी है, पाइसीमा मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ एल्वेलाइज डिक्रीजेस। अब फिर सांस लेने में प्रॉब्लम, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, पेट में अल्सर होता है स्मोकिंग करने से, कैंसर हो जाता है, थ्रोट, लंग और यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है। इंक्रीज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल, ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड भरी रहती है, ऑक्सीजन की कमी रहती है। अल्कोहल, 12 से 18 साल के बीच में लोग कभी कभी अल्कोहल को शुरू कर देते हैं, एडोलेसेंट में आपस में उकसाने पर वो अल्कोहल लेने लगते हैं, कोई ड्रग लेने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है अल्कोहल का, लोगों को लत लग जाती है इसकी, शराब की। एंड इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत शांत हैं और रिलैक्स्ड हैं, बट बाद में इसकी आदत पड़ जाती है। एडिक्शन टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेस टुवर्ड ड्रग, क्योंकि ये हमारी बॉडी को टॉलरेंस लेवल को कम कर देती है, फिर हमें ज़्यादा ड्रग अल्कोहल चाहिए उसी खुशी के लिए। देन पर्सन्स की फैमिली लाइफ इफेक्ट करती है, और ये एडिक्शन मतलब लत लग जाने वाली चीज़, और जब हम इसे छोड़ना चाहते हैं किसी ड्रग को, तो हमें चिंता, नोजिया, नाक बहना, पसीने आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट, हम लोग काँपते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ड्रग अब्यूज़, वेंडलिज्म, हम बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। तो जब अल्कोहल ड्रग अब्यूज़ का इफेक्ट है, ये सोसाइटी पे ख़राब पड़ता है, मेंटल, फिजियोलॉजिकल, फाइनेंशियल लॉस होता है।
इंट्रावेनसली कोई ड्रग लेता है तो एड्स और हेपेटाइटिस होने का भी डर होता है। एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स व स्पोर्ट्स पर्सन अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रिवेंशन करने के लिए, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम पीयर काउंसलिंग, लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहिए, स्टूडेंट्स को, एडोलसेंट्स को समझाना चाहिए कि इल इफेक्ट्स क्या हैं, और फिर डेंजर सिग्नल को देखना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए कि पर्सन कैसे रिएक्ट कर रहा है। सीकिंग मेडिकल हेल्प, साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम श्योरली हेल्प। तो ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये नोट्स मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, देन यू कैन easily understand it. Try to do this questions related to this chapter. I will be sharing the link, and so